नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। हम लोग आज बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स की। जी हाँ, हम लोग अब पार्ट नंबर 3 फंडामेंटल राइट्स में आ चुके हैं। आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। बेसिकली हम लोग ये देखने वाले हैं कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, हम लोग कौन सा मॉडल फॉलो करेंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड फंडामेंटल राइट्स की पिक्चर क्या है, और आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 भी आज हम लोग देखने वाले हैं। तो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स के पीछे की कहानी और इसको दिया क्यों गया, ये इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, इन सबको हम लोग देखेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आपको जरा ये बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। डेली यहाँ पे आपको अमेजिंग कंटेंट मिलेगा, लाइक करें और आपका हर एक शेयर हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं यहाँ पे। तो यार फंडामेंटल राइट्स को देखने से पहले मैं आपको बताऊं कि जैसे हम लोगों ने प्रियम्बल में कुछ एक वर्ड्स देखे थे, जस्टिस, इक्वालिटी, है ना, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी। तो ये बहुत हेफ्टी गोल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। ये क्या है? गोल्स हैं। ये गोल सेट किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, और इन्हीं गोल्स को पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 4A इनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन अचीव करने की कोशिश करता है। तो ये बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, और यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये जो है ये किसी भी इंडिविजुअल की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई भी इंडिविजुअल का हम लोग पर्सनली ग्रोथ की बात करें तो वो ग्रोथ तभी वो अचीव कर पाएगा जब उसको कुछ राइट्स होंगे फंडामेंटल। तो आइए देखिए फंडामेंटल राइट है क्या, इसकी जरा हम लोग बात कर लें। देखिए, अगर फंडामेंटल राइट में सीधे जंप करने से पहले इस टॉपिक में मैं आपको थोड़ा सा एक बात बताऊं कि कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं, है ना। तो ऑब्लिगेशंस के फॉर्म में अगर हम लोग देखें तो कुछ ऑब्लिगेशंस निगेटिव ऑब्लिगेशंस होते हैं, कुछ हमारे पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस होते हैं। तो जैसे कि डीपीएसपी है, ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है। किसके ऊपर? ऑब्लिगेशंस ऑन स्टेट, राइट, ऑब्लिगेशंस ऑन स्टेट। तो पॉजिटिव ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है स्टेट के ऊपर। डीपीएसपी जैसे हम बात करें, ये किस लिए? टू टेक स्टेप्स। डीपीएसपी कहता है कि आप स्टेप्स लीजिए ताकि आपके जो इंडिविजुअल्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनका वेलफेयर हो सके, उनका ग्रोथ अच्छे से आप करवा सके, पॉलिसीज आप ऐसी लाएं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट। सो डीपीएसपी पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस है ताकि स्टेट इंटरफेयर करे इंडिविजुअल्स के लिए, इंडिविजुअल्स की लाइफ में, ताकि वो उनकी ग्रोथ में, उनके वेलफेयर में हेल्प कर सके। और नेगेटिव ऑब्लिगेशंस फंडामेंटल राइट्स हैं। नेगेटिव ऑब्लिगेशंस क्यों? नेगेटिव ऑब्लिगेशंस इसीलिए क्योंकि ये अगेन ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट, तो नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट टू नॉट इंटरफेयर, ताकि स्टेट इंटरफेयर ना करे विद लिबर्टी। अब समझिए इस बात को। डीपीएसपी कहता है लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल, डीपीएसपी कहता है कि आप इंटरफेयर कीजिए, पॉलिसीज ऐसी बनाइए, लेकिन वहीं एफआर्स, फंडामेंटल राइट्स, ये ऑब्लिगेशन देते हैं नेगेटिव ऑब्लिगेशन, इसलिए क्योंकि वो मना करते हैं कि स्टेट हैज टू नॉट इंटरफेयर, स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना है। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको समझ में आया हो। तो फंडामेंटल राइट स्टेट को मना करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सेक्युलर नेशन की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट एक अपने आप मिल जाता है कि आई एम फ्री टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करना चाहता हूं तो स्टेट विल नॉट इंटरफेयर, स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। लेकिन हाँ, वहीं मेरे वेलफेयर के लिए स्टेट ऐसी पॉलिसीज ला सकता है जो मेरे लिए सूटेबल हो। वो डीपीएसपी पार्ट नंबर 4 वो अलग है, उसको हम लोग बाद में करेंगे जब फंडामेंटल राइट्स को देख लेंगे। तो आई होप आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑब्लिगेशंस का मतलब समझ में आया हो। अब ये फंडामेंटल राइट्स हैं क्या? दीज फंडामेंटल राइट्स एक्ट एज लिमिटेशंस ऑन टिरनी। एग्जीक्यूटिव क्या है? देखिए, हमारी जो मतलब लॉ मेकिंग बॉडीज एंड लॉ एग्जीक्यूटिंग बॉडीज हैं, उनमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ये 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। तो
लेजिस्लेचर मेकिंग, एग्जीक्यूटिव मतलब एम्प्लाइंग, जो लॉज को अप्लाई करते हैं। तो इनकी टिरनी से बचाने के लिए, इनकी टिरनी से बचाने के लिए, अरे गहरे एंगे पेंगे कोई भी लॉज से बचाने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल कल को मान लीजिए ऐसा लॉ निकाल दिया जाए जिसमें आपको कहा जाए कि ठीक है, अगर आप हेलमेट पहन के नहीं चलेंगे तो उसी वक्त आपके हाथ काट दिए जाएंगे। तो यार ये लॉ तो बहुत ही आर्बिट्ररी है। और अगर ऐसा होता है फिर तो मतलब कोई चलाएगा ही नहीं स्कूटर या बाइक या कार। कार में तो खैर हेलमेट की जरूरत नहीं होती है, बट फिर भी अब ये तो काफी आर्बिट्ररी लॉ है और मतलब इसका कोई सेंस तो बनता है नहीं। तो इसीलिए ऐसे ही टिरनी से, ऐसी ही मतलब मनमानी से, अथॉरिटेरियन रिजीम से बचाने के लिए फंडामेंटल राइट्स बहुत हेल्पफुल है। इनका काम क्या है, ये गवर्नमेंट ऑफ लॉज बनाता है, नॉट गवर्नमेंट ऑफ मैन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे मैं कहता हूं आपसे, अभी रिसेंट एग्जाम्पल उठा लीजिए आप अफगानिस्तान का। तो अफगानिस्तान में दैट इज लॉ ऑफ मैन। देयर आर अ फ्यू पीपल जिन्होंने कहा ठीक है, हम लोग ये फलाना बुक का एक लॉ लगाएंगे, हमारी शरिया लॉ है, हम उसको फॉलो करेंगे। बट दैट इज नॉट अ गवर्नमेंट ऑफ लॉ, राइट? दैट इज नॉट अ गवर्नमेंट ऑफ लॉ बिकॉज दैट इज अ गवर्नमेंट ऑफ मैन। क्योंकि वहां पे सम पीपल आर मैनिपुलेटिंग द रिलीजन अकॉर्डिंग टू देम, वो अपने हिसाब से रिलीजन को मैनिपुलेट कर रहे हैं। आप नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल देखिए। नॉर्थ कोरिया, इसमें एक अथॉरिटेरियन सरकार है, डिक्टेटरशिप है, जिसमें किम जोंग उन, किम जोंग ली, ये जितनी भी किम फैमिली रही, इन सब ने अपनी अथॉरिटी चलाई, अपनी डिक्टेटरशिप चलाई और इन्होंने आर्बिट्ररी लॉज बनाए। 22 हेयर कट्स हैं आपके लिए, उन्हीं में से एक आप चूज कर सकते हैं। 3 टीवी चैनल हैं। तो दीज आर नॉट लॉज, दीज आर नॉट मीन सेंसिबल लॉज, दीज आर आर्बिट्ररी लॉज। एंड जब कोई एक इंसान के पास में सब कुछ पावर होगी तो उसे फिर ऐसा ही करता हुआ पाया जाएगा। तो इससे बचाता है फंडामेंटल राइट्स। These help promote the idea of democracy, political democracy, prevent the establishment of an authoritarian and despotic rule। ये आपको समझ में आ ही गया होगा। खैर, एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रोवाइड करते हैं। और जो डीपीएसपी की बात की थी मैंने यहाँ पे, जो पार्ट 4 में हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे डीपीएसपी, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये क्या करते हैं, इनका प्राइम मोटो है, ये इंप्लीमेंट करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल। तो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है ऑब्लिगेशंस, ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है, नेगेटिव ऑब्लिगेशन है। इसकी वजह से पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आएगी, इसकी वजह से सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आएगी। क्यों? क्योंकि सोशल वेलफेयर के लिए, इंडिविजुअल्स के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग द पॉलिसीज। तो ये फंडामेंटल राइट्स हैं और ये फंडामेंटल राइट्स की बेसिकली एक व्याख्या है। तो नेगेटिव ऑब्लिगेशंस ऑन स्टेट हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या है? नेगेटिव ऑब्लिगेशंस ऑन स्टेट, जिससे कि स्टेट को कोई भी इजाजत नहीं है इंडिविजुअल की लिबर्टी के साथ छेड़खानी करने की। लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे करते चले जाएंगे, है ना? तो राइट बेसिकली और कुछ नहीं, एंटाइटलमेंट्स हैं जो एक इंडिविजुअल को मिले हैं। एक कुछ एंटाइटलमेंट्स है, कुछ आपको मतलब इन राइट्स आर दी एंटाइटलमेंट जिन्हें आप एंजॉय कर सकते हैं किसी कंट्री में। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में रह के आप फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके पास में है, फंडामेंटल राइट है, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं, दैट इज एन एंटाइटलमेंट। लेकिन वही फंडामेंटल ऑफ स्पीच आप जाके नॉर्थ कोरिया में एंजॉय करने की कोशिश कीजिए, आपके साथ अलग एंजॉयमेंट होगा फिर। तो कहानी कुछ ऐसी है। तो राइट्स आर एंटाइटलमेंट्स एंड नेगेटिव ऑब्लिगेशन। अब अगर हम लोग राइट्स की बात करें तो दो बेसिक टाइप्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है दीज आर बाय कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये दिए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में एकदम क्लियरली इनको मेंशन किया गया है, राइट? इनको मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। चलिए, अच्छा, इनमें भी दो सब कैटेगरीज में हम इनको बांट सकते हैं। एक है फंडामेंटल राइट्स, एफआरस, और दूसरे हैं हमारे अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स में तो पूरा का पूरा पार्ट नंबर 3 आ जाता है,
है ना, पूरा पार्ट 3 आ जाता है जो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। 12-13 में तो व्याख्या है कि लॉज क्या होते हैं, स्टेट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन है, और उसके बाद में 14 से 18 इक्वालिटी है, फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, एंड देन अगेंस्ट रिलीजन है। तो वो सारी चीजें अप टू 32 आपके हम यूं कहें 12 to 32 फंडामेंटल राइट्स हैं। कुछ और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी हैं जो कि पार्ट 3 में मेंशन नहीं है। इनको हम लोग ऐसे बोलेंगे ये पार्ट 3 में मेंशन नहीं है, या आपको कॉन्स्टिट्यूशन में तो मिलेंगे लेकिन पार्ट 3 में नहीं है। इनके अलग आर्टिकल्स हैं, है ना, पार्ट 3 में नहीं है, यानी कि ये 32 तक में नहीं आते। जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी ये था पहले फंडामेंटल राइट, लेकिन बाद में इसको रिमूव कर दिया गया और इसको फिर आर्टिकल 300A बनाया गया। किन कंडीशंस में हुआ, क्यों हुआ, वो सब हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे जब इसको देखेंगे। और उसके बाद में है राइट टू इंटरस्टेट, एक मिनट, राइट टू इंटरस्टेट योर ट्रैवल एंड सेटलमेंट। आई मीन विद इन द स्टेट यू हैव एवरी राइट। अगर आप मेघालय से हैं तो आपको एकदम राइट है, 100% फंड आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आप राजस्थान में आके या तमिलनाडु में जाके सेटल हो सकते हैं। अब तो कश्मीर में भी जाके सेटल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज अंडर 301 आर्टिकल। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। खैर, स्टैट्यूटरी राइट्स क्या हुए, ये बाय लॉ प्रोवाइडेड बाय द लेजिस्लेचर, राइट, बाय द लॉज ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने कुछ लॉज पास किए, उनकी वजह से राइट्स आप पे कन्फर हो गए, आपको मिल गए, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो ये फर्क है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं, राइट। और इनको स्टैट्यूटरी लॉज को पार्लियामेंट ने बनाया है, इनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्ट करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन इनको रखा था। तो ये इनके बीच में अंतर है, राइट। जैसे कि इसमें अगर बात करें आरटीआई, सबसे फेमस राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में आया ये, है ना। आपका राइट टू मैरी एंड डिवोर्स, ये भी आपको बेसिक राइट है, राइट टू मैरी एंड डिवोर्स, राइट। गवर्नमेंट की स्कीम है एमजी नरेगा, राइट। तो नरेगा स्कीम जिसमें कि आपको एम्प्लॉयमेंट, रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट की भी गारंटी दी जाती है, दैट इज ऑल्सो योर राइट। सो दीज आर योर स्टैट्यूटरी राइट्स। स्टैट्यूटरी राइट्स का मतलब ये हुआ कि ये आपके आई मीन आपको मिले हैं राइट्स, बट दे आर नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। चलिए, अच्छा, जितने भी फंडामेंटल राइट्स है ना, वो सारे के सारे लीगल हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा लीगल क्या होता है एंड नॉन लीगल क्या होता है। सो फंडामेंटल राइट्स आपके लीगल हैं, यानी कि अगर फंडामेंटल राइट आपका वायलेट होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करता है ना। और रिट्स कौन कौन सी होती हैं, 5 अलग अलग टाइप्स की, वो हम लोग आगे चल के देखेंगे। तो लीगल राइट का मतलब ये है कि आपका राइट अगर वायलेट होता है, एक तो ये लॉ द्वारा प्रोवाइड किया गया है ना, और अगर आपका लीगल राइट, फंडामेंटल राइट, देखिए आप समझिए इसको, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लीगल राइट की बात कर रहा हूं, तो ये जितने भी राइट्स हैं ये सारे लीगल हैं। इसमें अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, डायरेक्ट, ठीक है। तो हर फंडामेंटल राइट लीगल राइट है, लेकिन हर लीगल राइट फंडामेंटल नहीं होगा, क्योंकि लीगल में फंडामेंटल आते हैं, अदर्स आते हैं, स्टैट्यूटरी भी आते हैं। तो ये कहानी है। अच्छा, अगर आपके स्टैट्यूटरी राइट्स वायलेट होते हैं, अदर राइट्स वायलेट होते हैं, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो आप क्या करेंगे, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, ये आपका प्रोविजन है। तो वापस सुन लीजिए, सारे के सारे राइट्स, ऑल योर राइट्स आर लीगल राइट्स, क्योंकि इनको किसी ना किसी लॉ के द्वारा या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। अब इनमें से अगर फंडामेंटल राइट आपका वायलेट होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कुछ रिट्स निकालता है, रिट्स इशू करता है,
और आपके उसको रिस्टोर करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, लेकिन हर लीगल राइट क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्या हर लीगल राइट फंडामेंटल राइट होगा? नहीं, क्योंकि लीगल में ये भी आते हैं। लीगल का मतलब क्या हुआ? दैट इज लीगल का मतलब ये हुआ मेरे लाल कि जो भी हमारा लीगल राइट है, वो लीगल राइट किस वजह से मिला है हमें? वो हमें मिला है लॉज या फिर कॉन्स्टिट्यूशन से, है ना? तो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कॉन्स्टिट्यूशन से मिला या फिर हमें लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट से मिला। तो ये है। अब अगर ये वायलेट होते हैं तो इनको जुडिशरी के थ्रू हम लोग चैलेंज जरूर कर सकते हैं। अब चैलेंज करने का तरीका अलग है कि जब अदर देन फंडामेंटल, फंडामेंटल के अलावा राइट्स आपके वायलेट होते हैं, किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं भागेंगे। आप कहाँ जाएंगे? पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर वहां पे नहीं सुनवाई हुई, आपको सही फैसला नहीं लगा, आप उस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट। लेकिन वहीं अगर जैसे मान लीजिए आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कब हुआ है, वो वायलेट हुआ है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट, ग्लोबल पिक्चर की जरा बात कर ली जाए। हम लोग देखते हैं कि सिनेरियो है क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम लोग 3 केस देखेंगे, इंग्लैंड, यूएसए, और हम देखेंगे कि इंडिया का सिनेरियो किससे मिलता जुलता है। तो सबसे पहले अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं, ब्रिटेन की बात करूं, तो यहाँ पे कोई भी कोड नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि चलो फंडामेंटल राइट्स कहाँ कहाँ है, तो इसमें कोई कोड नहीं है, सच कुछ मेंशन्ड नहीं है कि हाँ ये आपके फंडामेंटल राइट्स है। जैसे हमारे पास में पार्ट 3 है, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 13 डिफाइन करता है, 14 से लेके 32 तक अगर हम बोले तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन यूके में, आई मीन ब्रिटेन में, इंग्लैंड में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पे ये कहना है कोई कोड नहीं है। जो इंडिविजुअल राइट्स हैं, जो हमारे इंडिविजुअल राइट्स हैं, वो इंडिविजुअल राइट्स इंग्लैंड में ये निगेटिव राइट्स हैं। किस तरीके से निगेटिव राइट्स का मतलब क्या है? निगेटिव राइट्स का मतलब ये है कि जो मान लीजिए कोई एक इंडिविजुअल है, उस इंडिविजुअल को पूरा राइट है एंड पूरी फ्रीडम है ना, पूरी राइट है, पूरी फ्रीडम है, डू वॉट एवर, कुछ भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, डू वॉट एवर, एज लॉन्ग एज इट डज नॉट वायलेट एनी लॉ ऑफ द लैंड। मतलब जब तक आप कोई नियम नहीं तोड़ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जो करना है कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें LGBTQ कम्युनिटी की, कम्युनिटी, हाँ, अगर मान लीजिए होमोसेक्सुअल मैरिजेस की बात करें, तो होमोसेक्सुअल मैरिजेस आप ब्रिटेन में अलाउड कर सकते हैं, यू कैन डू। बट कल को अगर गवर्नमेंट एक ऐसा लॉ लेके आ जाती है कि जिसमें कि ये अलाउड नहीं है, तो फिर उसके बाद में ये आपका फंडामेंटल या आपका राइट नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एज लॉन्ग एज आप कोई नियम नहीं तोड़ रहे, इंग्लैंड में यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, आप जो चाहे कर सकते हैं। अच्छा, इसकी खास बात ये भी है कि वहां पे भी कोर्ट्स हैं, वहां पे भी जुडिशरी है, तो जुडिशरी को आप अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास फुल पावर है, जुडिशरी के पास फुल पावर है, दे हैव फुलेस्ट अनफ्रैक्चर्ड पावर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव। कोई भी इंडिविजुअल को एग्जीक्यूटिव, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल वहां पे, एक एग्जांपल दे रहा हूं, वहां पे कोई इंडिविजुअल है और वो आराम से बाइक चला रहा है, उसने हेलमेट नहीं पहना, और वहां पे ऐसा कोई लॉ है नहीं, जस्ट एक एग्जांपल, वहां पे कोई लॉ है नहीं कि आपको हेलमेट पहनना है, और पुलिस ने पकड़ के उसको जेल में डाल दिया, वो तुरंत कोर्ट को अप्रोच करेगा और कोर्ट के पास पूरी पावर है कि वो उसे एग्जीक्यूटिव यानी कि लॉ अप्लाई करने वाली अथॉरिटीज के टिरनी से बचाएगा, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द टिरनी ऑफ एग्जीक्यूटिव, राइट। कोर्ट्स के पास फुल राइट है, बट कोर्ट पावरलेस है, बट वहीं कोर्ट पावरलेस हो जाती है अगेंस्ट लेजिस्लेचर। अब इसका मतलब ये हुआ कल को
एक लॉ निकाल दिया जाए कि नहीं हेलमेट पहनना है, तो कोर्ट्स कुछ नहीं कर सकती, देन कोर्ट्स कैन नॉट डू एनीथिंग। यानी कि आपके कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है, वहां पे कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है जो कि लेजिस्लेचर को बाइंड करें, जो कि लेजिस्लेचर के टिरनी के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करे इंडिविजुअल्स को। इंग्लैंड में कोई ऐसे फंडामेंटल राइट्स नहीं है। हाँ, एग्जीक्यूटिव की टिरनी से बचाने के लिए जरूर आपके पास में जुडिशियरी है, राइट। तो एज लॉन्ग एज आप कोई लॉ नहीं ब्रेक कर रहे, यू आर नॉट ब्रेकिंग सम लॉ ऑफ द लैंड, यू कैन डू एनीथिंग इन इंग्लैंड। बट अगर आपने कोई नियम तोड़ा है, दैट इज नॉट योर राइट। सो फंडामेंटल राइट्स नहीं है जो कि बाइंड करें आई मीन लेजिस्लेचर को। एग्जीक्यूटिव को बाइंड करने वाले तो लॉज हैं, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो ये कहानी ऐसी है, और इसी वजह से डिलॉल में एक बहुत बड़े एनालिस्ट थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी बोल सकते हैं, इन्होंने कहा था कि बहुत फेमस कोट है ये, कि देर इज नथिंग आई मीन which is impossible in England. The Parliament of England can do anything. Parliament मतलब legislature, उसके पास full power है, it can do anything except changing a man to woman or woman to man. इसके अलावा वो जो चाहे कर सकते हैं, है ना। तो उनके पास utmost मतलब पावर है, बिकॉज कोई फंडामेंटल राइट्स ही नहीं है जो कि बाइंड करें, है ना। तो एज लॉन्ग एज आप कोई लॉ ब्रेक नहीं कर रहे, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग इन इंग्लैंड, ओके, राइट। तो कोई भी मतलब फंडामेंटल राइट नहीं है ऐसा स्ट्रिक्ट टर्म में अगर कहा जाए, तो कोई भी ऐसा फंडामेंटल राइट है नहीं इंग्लैंड में। खैर, अब बात करते हैं यूएस की। अब यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे, जो फोरफादर्स थे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के, जिन्होंने ले डाउन किया द फाउंडेशन ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, उनको ये सब चीजें पता थी कि एग्जीक्यूटिव के अलावा लेजिस्लेचर भी ऐसी टिरनी हो सकती है, लेजिस्लेचर टिरनी, उनको ये सब पता था, राइट। उनको पूरा का पूरा पता था कि लेजिस्लेचर के अलावा एग्जीक्यूटिव के अलावा लेजिस्लेचर टिरनी भी हो सकती है, ऐसा लॉ बन सकता है जो कि लोगों के लिए सही ना हो, उनके राइट्स को, उनकी इंडिविजुअल ग्रोथ को, उनकी लिबर्टी को प्रिवेंट करे, ऐसा जरूर हो सकता है, ठीक है। इसीलिए अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स ही है एक तरीके से, तो ये बिल ऑफ राइट्स, ये आपके बाइंडिंग आ गए, मतलब ये बाइंड करते हैं किसको, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों को। और यूएसए में जुडिशियल सुप्रीमेसी कहलाएगी, जुडिशियल सुप्रीमेसी। और अगर इंग्लैंड में देखा जाए तो जुडिशियल सुप्रीमेसी नहीं है, वहां पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, राइट। वहां पे पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, यहां पे जुडिशियल सुप्रीमेसी, वहां पे पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। जुडिशियल सुप्रीमेसी का मतलब क्या हुआ कि कोर्ट्स जो हैं यूएसए में, वो किसी भी लॉ को एकदम इनकॉम्पिटेंट डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट। अगर उन्होंने, जैसे फॉर एग्जांपल आपको लगा कि कोई भी बिल ऑफ राइट्स में से आपका एक लॉ वायलेट हो रहा है, आपका एक राइट वायलेट हो रहा है, आप एकदम फ्री हैं कि आप जुडिशरी को अप्रोच करेंगे, और जुडिशरी को अप्रोच करके आप उसको चैलेंज करेंगे। तो भले ही लॉ बनाया गया हो वो लेजिस्लेचर द्वारा, उसको फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, या फिर हम यूं कहें कि इनकॉम्पिटेंट विद द बिल ऑफ राइट्स घोषित करके उसे नल एंड वॉइड जुडिशरी के पास ये पावर है कि कर सकती है, जबकि वहां पे इंग्लैंड में ऐसा नहीं है। तो यानी कि यहां पे जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं ट्रू टर्म में, वो कुछ भी नहीं है, राइट, वो कुछ भी नहीं है इंग्लैंड में। यहां पे स्ट्रिक्ट टर्म्स में फंडामेंटल राइट्स हैं, बिल ऑफ राइट्स हैं, जो कि हमारे पास भी है। और इंडिया सेम मॉडल फॉलो करता है, किसका, यूएसए का। अभी तक आप समझ चुके होंगे, राइट। हम लोग किसको फॉलो करते हैं, जुडिशियल सुप्रीमेसी। अभी देखिए लास्ट लेक्चर में ही हमने देखा था
नहीं तो अभी मैं इसको ऐड ऑन कर दे रहा हूं, आप इसको चेक कीजिएगा। देखिए वो आई बटन पे ऊपर आ चुका होगा, जिसमें मैंने बताया था CAA 2019, और उसमें मैंने लास्ट में ये भी कंक्लूड किया है कि ये बिल अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसे चैलेंज किया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी को लगता है कि बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के साथ छेड़खानी हो रही है, तो इस बिल को, किसी भी बिल को, किसी भी लॉ को, किसी भी एक्ट को चैलेंज किया जा सकता है, राइट। तो लेजिस्लेचर के ऊपर भी बाइंडिंग हुआ। तो हम लोग जुडिशियल सुप्रीमेसी को फॉलो करते हैं। आई होप आपको ये कहानी, ये स्टोरी, ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क सब कुछ समझ में आया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 बेसिकली स्टेट को डिफाइन करता है कि स्टेट है क्या। बार बार हम लोग फंडामेंटल राइट्स में एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे जो कि है स्टेट। बार बार हम लोग स्टेट बोलेंगे, स्टेट 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 बार बार आएगा। तो उस स्टेट का मतलब क्या है, ये आर्टिकल 12 बताता है। सो आर्टिकल 12 बेसिकली डेफिनेशन ऑफ द स्टेट के ऊपर जाता है। अब है क्या ये, देखिए स्टेट का मतलब ये हुआ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर, राइट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट्स लिखा भी है, लोकल एंड अदर अथॉरिटीज जैसे कि पंचायत है ना, म्यूनिसिपैलिटीज, तो ये लोकल अथॉरिटीज हो गए, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहने का मतलब जो हमारा प्यारा भारत है, इंडिया है, उसकी टेरिटरी के अंदर और बाहर जो आपके एम्बेसीज हैं उनकी भी बात करता है। स्टेट का मतलब अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या हुआ, बाहर। अच्छा, यहां पे सेंटर से लेके जो 3 टियर डेमोक्रेसी लेवल हम लोग फॉलो करते हैं, स्टेट एंड म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत, हर एक को इंक्लूड किया गया है। तो स्टेट का मतलब है वो गवर्नमेंट बॉडी जो कि लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, सेंट्रल लेवल पे, यूनियन लेवल पे, स्टेट लेवल पे और पंचायत लेवल पे या फिर म्यूनिसिपैलिटी लोकल लेवल पे, वो सारी की सारी इसमें इंक्लूड होंगी। सो दैट इज हाउ वी डिफाइन स्टेट। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन टेरिटरी के बाहर जो एम्बेसी जोन करती है वो भी इसकी डेफिनेशन में आएगी। तो बेसिकली यहां पे स्टेट का डेफिनेशन है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल 13 ये कहता है, ये बताता है कि कौन से लॉज जो हैं वो इसके साथ फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है। कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ लॉज ऐसे थे जिनको हटाना पड़ा फंडामेंटल राइट्स को लाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहला पॉइंट देखिए, इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए भारत जब आजाद नहीं था तो बहुत सारे लॉज ऐसे थे जो अंग्रेजों के द्वारा लागू किए गए थे, जिनमें सिटीजन्स को इकट्ठा होने पे एक जगह उनको जेल में बंद कर दिया गया, है ना, उनके प्रोटेस्ट करने पे उनको जेल में बंद कर दिया गया, उनको शूट कर दिया गया। तो ऐसे लॉज जो, अब ये बेसिकली फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, तो ऐसे लॉज कंप्लीटली इनकंसिस्टेंट है। इन लॉज को एकदम नकार दिया गया सिरे से लेके, ये लॉज लागू ही नहीं हो सकते कभी भी, राइट। तो ये वो लॉज है ना, और ये उनकी बात कर रहा है। दूसरा है, नो लॉज मेड बाय द स्टेट शैल टेक अवे द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। कोई भी लॉ, देखिए यहां पे बोला भी है स्टेट। स्टेट का मतलब क्या, चाहे यूनियन मिनिस्ट्री हो, चाहे स्टेट मिनिस्ट्री हो, चाहे म्यूनिसिपैलिटी या पंचायती राज पे, कोई भी ऐसा लॉ नहीं बन सकता, कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनेगा जो कि इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स को कॉन्ट्रावीन करे, उनको कॉन्ट्राडिक्ट करे और उनको वायलेट करे। तो सेकंड पॉइंट ये कहता है। थर्ड पॉइंट बताता है कि लॉ का मतलब क्या है। लॉ ऑर्डिनेंस हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, रूल हो सकता है, रेगुलेशन हो सकता है, नोटिफिकेशन हो सकता है, कस्टम हो सकता है, यूसेज हो सकता है इनसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि कल को फॉर एग्जांपल आपके सिटी के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं XYZ, जो भी उनका नाम है, उन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया। उन्होंने कहा कि कल से स्कूल बंद, कल से कोई भी बच्चे को स्कूल में नहीं भेजेगा।
अब आप जाके उसको चैलेंज कर रहे हैं कि नहीं भैया बच्चे की ग्रोथ के लिए जरूरी है स्कूल। तो आप पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी बताइए क्या ये बात सही है? उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल बात सही है, लेकिन ये समझिए मैंने उसकी हेल्थ के लिए ऐसा किया है क्योंकि कोरोना वायरस पेंडेमिक चल रहा है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि नोटिफिकेशन भी एक लॉ के अंडर आएगा, ऑर्डिनेंस भी लॉ है, ऑर्डर, रूल और रेगुलेशन ये सारे के सारे लॉज, आई मीन लॉ की डेफिनेशन इस तरीके से यहां पे की गई है, राइट? ये इस तरीके से है। अच्छा, नेक्स्ट एक इसमें छोटा सा पॉइंट ये भी है, आर्टिकल 13 में एक छोटा सा पॉइंट ये भी है, जरा ध्यान से समझिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, ध्यान से समझना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट ए लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक लॉ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंदर पूरा का पूरा लागू होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक लॉ नहीं है और इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन लेकिन अब आप बोलोगे कि सर ठीक है, अभी आपने CA 2019 की बात की, उसको तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और वो भी तो एक अमेंडमेंट है। जी हाँ, क्योंकि केशवानंदा भारती केस बहुत ही फेमस, बहुत ही बेंचमार्क डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट था। केशवानंदा भारती केस ऑफ 1973 सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था कि आप कीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, आपको पूरा हक है, यू हैव एवरी राइट टू डू सो, बट यू कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कोई चेंज नहीं ला सकते। और जो पूरा का पूरा CAA के ऊपर बहस है वो इसी पे है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है, यानी सेक्युलरिज्म को कर्ब करने की कोशिश की गई है। तो पूरी की पूरी बहस ही इस बात पे है, राइट? तो ये है कहानी आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 एंड फंडामेंटल राइट्स की। इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर के, इस सेशन के एंड में आ चुके हैं। तहे दिल से धन्यवाद पूरे लेक्चर को सुनने के लिए, एंड आपके लिए ये बहुत ही अहम रहा होगा। और अब आप देख रहे होंगे कि पॉलिटी की सीरीज जो है धीरे धीरे आपके लिए डेवलप हो रही है। लेक्चर सारे के सारे यहाँ पे धीरे धीरे करके आपके सामने आ रहे हैं। आपको बस ये करना है कि जितना हो सके चैनल को दिल खोल के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, बिकॉज वहीं से आपको सारी की सारी डेली नोटिफिकेशंस आएंगी। तो नेक्स्ट में मिलते हैं और आगे फिर हम लोग आर्टिकल 14, 15, 16 और इस तरीके से सारे के सारे आर्टिकल्स देखते चले जाएंगे। आई होप आपको इसमें मजा आ रहा हो, एंड प्लीज इसको शेयर कीजिए, बिकॉज यही एक मोटिवेशन है जो हम लोगों को कीप्स गोइंग इवन इन द डार्केस्ट ऑफ द नाइट्स। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।